So welcome back learners. In today's video we are going to talk about the unit 3 of fundamentals of management, that is organizing. So what is organizing? ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक एंड सिंपल मतलब है कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो लोग उस जगह पे अवेलेबल है कि नहीं है, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है वो लोग अवेलेबल है कि नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, ग्रुप्स की या इंडिविजुअल की किस तरह से स्ट्रक्चर होंगे, एंड द मेन थिंग इज अरेंजिंग रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो इन दिस पीपीटी द कंटेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर आर द फॉलोइंग्स, लाइक the nature of organizing, types of organizations, and these three things that we have also covered in the unit 1, that is the 14 principles, the delegation of authority and responsibility, centralization, decentralization, and the last part of the ppt, like as always important questions. So let's start with the nature of organization. Nature of organization is about, it is a process that adapts to changing circumstances. लाइक सर्कमस्टेंसेज जो है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज है जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो रहा है एज अ गिवन स्पेस ऑफ टाइम किसी वजह से, तो डेट्स वाई ये अपने आप को अडेप्ट करता है एज पर दी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज. और इसमें कोई भी हम प्लान बनाते हैं मैनेजमेंट के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी की, अडेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो दैट वाई इट रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू इंश्योर कि हम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, कोऑर्डिनेशन हो और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैन कम आउट. सो द मेन थ्री थिंग्स दैट आर कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजिंग का जो मतलब होता है उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन और इन्हेंस होता है, इंश्योर करता है. एफिशिएंसी होती है कि मैक्सिमम आउटपुट निकले आपका मिनिमम इनपुट से. कम्युनिकेशन बेटर हो, एक इंफॉर्मेशन फ्लो हो बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड. तो ये ऑर्गेनाइजिंग का एक नेचर है, ये तीन उसके बेसिक नेचर है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. सो द बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. लाइन स्ट्रक्चर. तो लाइन स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, लाइन स्ट्रक्चर जो होता है एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. और ये जो ज़्यादातर उन बिजनेसेस के लिए, उन कंपनीज़ के सूटेबल है जो स्मॉल स्केल पे हो, और ये सिंपल ऑपरेशन होता है. जैसे मान लो आपका यहाँ पे एक बॉस है या सीईओ है, कोई भी है, उसके नीचे मान लो 2 मैनेजर्स है, ठीक है. मैनेजर्स के नीचे 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, यही है, यहाँ भी 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. तो ये जो है ये आपका सिंपल लाइन स्ट्रक्चर है कि एक आपका सुपरवाइजर, उसके नीचे हर एक फॉलो हो रहा है. तो ये दिस इज़ अ सिंपल लाइन स्ट्रक्चर जो कि लाइन ऑफ अथॉरिटी को बताते हैं, एंड इट इज़ फॉर द स्मॉल बिजनेसेस. नेक्स्ट इफ यू मूव फॉर द फंक्शनल स्ट्रक्चर, किसी भी बिजनेस के कंपनी के फंक्शंस क्या होते हैं, उसका एक मार्केटिंग एक फंक्शन है, फाइनेंस एक फंक्शन है, एचआर एक फंक्शन है, ऑपरेशंस एक फंक्शन है, आईटी एक फंक्शन है. तो उसी फंक्शंस को अगर लेके चले तो वो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय स्पेशलाइज्ड फंक्शन. तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन की जो हमने अभी बात करी, मान लो आपका यहाँ पे आपका हेड है या सीईओ है, उसके नीचे बिजनेसेस के नीचे हर एक फंक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट है. जैसे कि ये एचआर हो गया, ये फाइनेंस हो गया, ये मार्केटिंग हो गया, ये आपका ऑपरेशंस हो गया, और ये आपका आईटी हो गया. तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर कि एज पर फंक्शंस के अकॉर्डिंग, एंड फंक्शंस के अंडर आपके एम्प्लॉयज़ और एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं. तो डैट इज़ अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स मूव फॉर द थर्ड स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और सबसे ज़्यादा बहुत सारे लेवल्स ऑफ इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉलर यूनिट्स के अंदर डिवाइड करता है. अगर हम इस स्ट्रक्चर के फ्लो चार्ट की बात, तो डिवीजन स्ट्रक्चर की अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, जैसे मान लो आपकी एक यहाँ कंपनी है, मान लो रिलायंस है. अब रिलायंस के बहुत सारे, रिलायंस के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस अलग है, कंपनीज अलग है. अगर हम बात करें, जैसे अगर इस रिलायंस की रिटेल की बात करें तो रिलायंस डिजिटल है आपके पास, ठीक है. रिलायंस आपका क्या कहते हैं, ऑयल है. रिलायंस के अंदर आपका क्या कहते हैं, अपैरल ब्रांड भी है, आजियो है. ऐसे के काफ़ी सारे इसके डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं. अब हर एक यूनिट्स के अंदर आपके अलग अलग फंक्शंस होंगे. इसका एक अलग एचआर होगा, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस होगा, ऑपरेशंस होंगे. तो हर एक बड़ी कंपनी जिसके हर एक बिजनेस यूनिट के अपने अपने फंक्शंस हैं. तो दैट्स ए डिविजनल स्ट्रक्चर जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, और ये आपके डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन स्मॉलर यूनिट्स. So this is about the types of organization. Now let's move forward the main 3 things that organizing
के अंदर आती है। सबसे पहले आती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो इन्वॉल्व करती है कि आपके टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टू अदर्स, कि आप कैसे अब लोगों के बीच के अंदर टास्क को बांट रहे हो या अथॉरिटीज़ को बांट रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट रहे हो। ठीक है, ये क्रूशल होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो है वो डेवलपमेंट डिपेंड करती है। लाइक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को या टास्क को बांट देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट देना, ताकि सब लोग एक इफेक्टिव वे के अंदर काम कर सके। द फर्स्ट वन इज डिफाइंड टास्क। क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए टास्क है, किसको क्या काम करना है, किस तरह से करना है, कब करके देना है। ठीक है, क्या आउटकम होना चाहिए, क्या डेडलाइंस है। तो पहले तो आपको डिफाइन टास्क क्लियरली पता होना चाहिए। सेकेंड वन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई टास्क आया, ठीक है, उसके अंदर हर इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को उसके स्किल्स के, रिक्वायरमेंट्स के, नॉलेज के अकॉर्डिंग डेलीगेट करना चाहिए कि भाई तुझे जो है वो डेटा एनालाइज करना है, तुझे जो है वो रिपोर्ट बनानी है, तुझे जो है ये रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करनी है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, या यू हैव टू मेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो उसको एज पर नेसेसरी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग यू शुड असाइन दी टास्क, असाइन दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। थर्ड वन ग्रांट अथॉरिटी। अगर वो काम कर रहा है तो उसके साथ उसको कुछ अथॉरिटीज़ भी होनी चाहिए, उस पर कुछ पावर भी होनी चाहिए। अगर उस पर अथॉरिटी नहीं है, उस पर पावर नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके या कोई स्टेप कर सके, मान लो उसको कोई फाइल अप्रूव करवानी है, उसके लिए पहले वो अपने सीनियर के पास जाए, तो ऐसे उसका काम बढ़ेगा। अगर उसको काम करना है, इफेक्टिवली करना है, डेडलाइंस मीट करनी है, तो ही शुड हैव द अथॉरिटी, उस पर पावर होनी चाहिए कि वो कुछ जाके कुछ काम या कुछ टास्क करवा सके। तो नेसेसरी रिसोर्सेज अलॉन्ग विद अथॉरिटी आपको उसको प्रोवाइड करनी है। द फोर्थ वन इज मॉनिटर प्रोग्रेस। आपको रेगुलर बेसिस पे फीडबैक लेने हैं, ठीक है, सपोर्ट इंश्योर करना है, टाइमली कंजम्पशन हो रही है कि नहीं हो रही, क्या सब चीज़ें जो है टाइमली कोऑर्डिनेट हो रही है नहीं कर रही। इफेक्टिव कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लाइक हमने 14 प्रिंसिपल्स में भी ये स्टेप कवर किया था, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर टू मेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी मतलब रेफर करती है एक पावर जिसके अंदर तुम क्या करते हैं, डिसीजन बना सकते हो और ऑर्डर्स दे सकते हो। वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव के अंदर होती है। इफ़ आई थिंक कि हाँ मेरे को कोई काम असाइन हुआ है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसको टास्क करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लाइंड टू कंप्लीट असाइन टास्क एंड आंसर देयर एंड आंसरेबल फॉर देयर आउटकम्स। कि अगर मुझे ये टास्क असाइन हुआ है कि मुझे पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है, कि उसके बेसिस पे किस किस सीज़न में क्या सेल्स रही, क्या रहा, तो आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि जो डेटा मैं प्रेजेंट करके दे रही हूँ मैं उस डेटा को रिलेटेड आई शुड बी आंसरेबल। तो उस जो भी आउटकम उस डेटा को एनालाइज करके आ रहा है। तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन डिफरेंस है। इन अथॉरिटी यू हैव राइट टू कमांड, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म, एंड authority power to make decision, you have the power to make decision, you can give command, but in responsibility accountability for results, you are accountable, you are answerable to the outcomes, and you have the obligations to perform. Now let's move forward towards the centralization and decentralization. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सो द नाउ लेट्स सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है। सेंट्रलाइजेशन जो होता है इस डिसीजन मेकिंग at the top, while decentralization distributes it throughout the organization। क्या मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि पावर, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी आपके पास नीचे टू द सेंटर, एक ही इंसान के हाथ पे है। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, वो उसका अपोजिट कहता है। ही सेज कि थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन पावर का या अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि हर एक पर्सन एट सर्टन लेवल ही इज एबल टू मेक द चेंजेस और कैन गो फॉर एन ऑर्डर और अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। और डिपेंड्स करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आपको सेंट्रलाइजेशन फॉलो करनी है कि डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करनी है। डिपेंड अपॉन द साइज, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो सेंट्रलाइजेशन कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर रिसाइड्स एट द टॉप के पास ही रहती है सारी पावर अथॉरिटी। जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल है दे कांट बी एबल टू मेक सच चेंजेस और मेक सम स्ट्रेटेजीज। जो टॉप लेवल बोलेगा उनको वही करना है, डिसीजन मेकिंग पावर जो उन्हीं के पास रहती है। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि हर एक लेवल का इंसान अकॉर्डिंग टू देयर आउटकम और देयर एक्टिविटी और देयर टास्क दे कैन मेक डिसीजंस। सो दिस इज अबाउट दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है। जैसे एडवांटेजेस के अंदर है कि स्ट्रॉन्गर कंट्रोल रहता है, क्योंकि एक ही या टॉप ही लेवल कम लोगों के पास पावर है डिसीजन मेकिंग की, तो आपका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंसी रही,
फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि एक को ही या कुछ लोगों को ही मिलकर डिसीजंस लेना है। अगर जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा बातचीत होगी, उतना ज़्यादा प्रोसेस में आउटकम में टाइम लगेगा। तो कम लोग होते हैं इसलिए फास्टर डिसीजन मेकिंग भी है। और वही अगर हम सेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि पोटेंशियल फॉर इनफ्लेक्सिबिलिटी, कम लोग होते हैं तो हो सकता है आपको ब्यूरोक्रेसी फील हो, ठीक है, आपको ये लगे आपको कोई चीज़ है वो ऐसे फोर्सफुली आपको अप्लाई करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसके अंदर आप लैक कर सकते हो, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कुछ लोगों के पास पावर है तो किस तरह से करें ना करें, तो ये सब कुछ उनके हाथ में है। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हर डिपार्टमेंट के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन एडवांटेज। तो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज क्या कहता है? ग्रेटर एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर हर लेवल के एम्प्लॉय या मैनेजर इन्वॉल्व हो रहा है किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो ऑब्वियसली दे फील मोटिवेटेड, फास्टर रिस्पॉन्सेज होंगे, चैलेंजेस को ज़्यादा अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे, और ऑल्सो इनोवेशंस निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे फ्रॉम डिफरेंट डायनेमिक्स होगी तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कि इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, काफ़ी लोग हैं, कोई लोग कोई बात बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बात को लेंगे, तो इनकन्सिस्टेंसी होगी, कोऑर्डिनेशंस के अंदर डिफिकल्टी होगी, आपको हो सकता है लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग सबके अलग अलग आते हैं तो कंट्रोल यू कैन लॉस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज पीपीटी, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या आपको बताता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। अगर मान लो मैं बॉस हूँ, ठीक है, मेरे अंडर 10 लोग हैं, बट आई एम नॉट एबल टू हैंडल दोज 10 पीपल्स, तो मेरे अंदर उतने लोगों को मैं हैंडल नहीं कर पा रही, तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई हैव स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इंस्टेड ऑफ 10 पीपल आई शुड ओनली गो विद 5 और 7 पीपल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। इट इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर्स लाइक मेरे अंडर जो टीम है उन पर कितना एक्सपीरियंस है, वो टास्क कितना जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं, उनका नॉलेज कितना है, उन पर एक्सपीरियंस कितना है, और उनका क्या कहते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कम्युनिकेशन कैसी है। तो उन सब के ऊपर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वेरी करता है। लाइक एम्प्लॉय एक्सपर्टीज़, अगर मोर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ होंगे तो लेस सुपरविजन की ज़रूरत है, मुझे उनके ऊपर एक छड़ी लेके डंडा लेके खड़ा नहीं रहना पड़ेगा कि भाई ये काम करो वो काम करो, वो खुद एक्सपर्टीज़ है, उनको अपना पता है, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल एक मैनेजर का कम होता है बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट वन इज टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, मान लो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय बट उसने भी कभी उस चीज़ पे काम नहीं करा हो या आउट ऑफ उसको भी नहीं समझ में आ रहा हो, अगर कॉम्प्लिकेटेड टास्क होंगे तो ऑब्वियसली अ मैनेजर हैव टू हैव लार्जेस्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उसको बार बार देखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल रिड्यूस द नीड ऑफ फ्रिक्वेंट सुपरविजन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन है, ठीक है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है बीच के अंदर, और इफ हर ट्रांसपेरेंसी इज देयर, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी लेस। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो एज ऑलवेज देयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक्स को मेनली वी हैव कवर्ड इन द पीपीटी, और यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द नोट्स दैट वी विल प्रोवाइड। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछ सकते हैं डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है, क्या नहीं है, और आपको उसके अलॉन्ग विद दैट अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन गो थ्रू। So thank you so much everyone. We will meet in the next video soon.